नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। आज हमारे साथ झारखंड सरकार के एक मंत्री हैं, लेकिन उनका परिचय उससे कहीं ज़्यादा है। वो एक पुलिस अधिकारी थे। इसके अलावा केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, एसटी आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस का उन्होंने यहाँ पे अध्यक्षता की है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, और अभी हेमंत सोरेन सरकार में वित्त वाणिज्य योजना और खाद्य आपूर्ति मंत्रालय को संभाल रहे हैं। हम स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव का। उरांव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम इस बात से खुश हैं क्योंकि हमारे जो दर्शक भी चाहते थे कि हम अपने कार्यक्रम में एक ऐसे व्यक्ति को बुलाएं जिनके कई क्षेत्रों में काम करने का अनुभव रहे, ताकि उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत इसी चीज़ से कर रहे हैं कि आपकी जो निजी यात्रा रही है जीवन की, उसके बारे में बताइए। कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे शिक्षा, कहाँ कहाँ आपने शिक्षा पाई है? बहुत धन्यवाद पहले तो यहाँ बुलाने के लिए और लोगों के सामने अपनी बात को रखने के लिए। देखिए, मैं पलामू जिला के एक चिया की गांव, डाल्टनगंज से नज़दीक ही है वो, उस गांव में मेरा जन्म है। माता पिता वहीं रहते थे, गांव में ही रहा शुरू में, फिर बगल के शहर डाल्टनगंज में रहा। पढ़ाई वहीं किया मैं। पहले एक स्कूल में किया, सुआ, बगल में गांव था सुआ गांव, प्राइमरी तक, 5वां तक वहीं पढ़ा। फिर डाल्टनगंज चला गया पढ़ने के लिए, ब्राह्मण विद्यालय हाई स्कूल था उस ज़माने में। हाई स्कूल 11वां तक होता उस ज़माने में, अभी जैसा 10वां नहीं है, 11वां तक। तो 11वां तक उसी स्कूल में पढ़ा मैं, ब्राह्मण विद्यालय में। मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास मैं उस समय में फर्स्ट डिवीज़न से मैट्रिक पास किया था। फिर मैं GLA कॉलेज ज्वाइन किया, प्री यूनिवर्सिटी कहलाता था, आजकल तो ख़त्म हो गया सिस्टम, प्री यूनिवर्सिटी। और इसके बाद डिग्री 1 होता था, तब BA की पढ़ाई होती थी उस समय सिस्टम के तहत। तो प्री यूनिवर्सिटी किया, GLA कॉलेज से डिग्री 1 भी किया। ग्रेजुएशन के लिए कोशिश किया मैं कि पटना जाके पढूं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि जा नहीं सका पटना। जा कर के लौट आया और फिर ग्रेजुएशन किया, इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया GLA कॉलेज से ही। रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ता है अभी भी वो, अब तो अलग यूनिवर्सिटी बन गई, लेकिन उस ज़माने में रांची यूनिवर्सिटी में था। ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद MA करने के लिए इकोनॉमिक्स में अपने शिक्षक प्रोफेसर SK सिंह के कहने पर मैं पटना चला गया। उन्होंने कहा था कि पटना में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई बढ़िया होती है, तो वहीं चले जाओ। मैं वहीं गया, 2 साल वहाँ रहा और MA किया वहाँ से। और इसके बाद मैं पहले एग्ज़ाम दिया इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के, वहाँ उस पर कम्पीट कर गया। 1 साल उसमें रहा मैं, ट्रेनिंग का पीरियड था वो। फिर इंडियन पुलिस सर्विस का एग्ज़ाम उसी में रहते रहते दिया मैं, और उसमें भी कम्पीट कर गया। 1 साल के बाद मैं 72 बैच का हूँ। 72 में ज्वाइन किया इंडियन पुलिस सर्विस, और माउंट आबू में मेरी ट्रेनिंग हुई। इसके बाद बिहार कैडर मिला, बिहार कैडर में आ गया मैं और वहीं योगदान किया। ASP रहा, SP रहा, DIG रहा, IG रहा, ADG रहा, तब तक झारखंड बन गया। फिर ADG है तो फिर मैं नौकरी करने की इच्छा नहीं रही, तो नौकरी छोड़ दिया। 3.5 साल नौकरी बची हुई थी। अर्जुन मुंडा जी थे उस समय मुख्यमंत्री, उन्होंने काफ़ी पर्सुएट किया कि आप नौकरी मत छोड़ें, आपको DG बना रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं, DG नहीं बनना है, अब नौकरी करने की इच्छा नहीं है, मैं जा रहा हूँ राजनीति में जाने के, प्रवेश करने का मन है, वहीं जा रहा हूँ, अपना किस्मत आजमाऊँगा। और तब मैं राजनीति में आया। और आपने बताया कि आप कई जिलों के SP से लेके ADG तक का आपका सफ़र रहा। हाँ। इसी से एक सवाल है जुड़ा हुआ। हाँ। कि जो लोग पुराने लोग हमारा चैनल देख रहे होंगे, उनको उनके जहन में आपको देख के एक याद ताज़ा ये हो गई होगी कि जब भी संयुक्त बिहार में कहीं कोई परेशानी होती थी एडमिनिस्ट्रेशन को,
कानून व्यवस्था का जब प्रश्न आता था, आप उस जगह के एसपी नहीं भी होते थे, आपको भेजा जाता। अखबारों में की वो तस्वीर अभी भी लोगों के जहन में। इसके पीछे क्या राज था? देखिए, बिहार सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा। नॉर्मल पुलिसिंग मतलब क्राइम रोकने और विधि व्यवस्था बनाए रखने के अलावे भी सरकार ने दूसरे क्षेत्र में मुझसे बहुत काम दिया। उसमें एक काम था, बिहार के दिनों में, उस जमाने में जी। कास्ट राइट होते थे, कम्युनल राइट होते थे, जगह जगह होते रहते थे, और सरकार मुझे उतार देती थी। वहाँ रहता था, महीना भर रहता था। जब शांति बहाल हो जाती थी तब मैं फिर अपने काम में वापस आ जाता था। ये बराबर रहा, जहाँ कहीं हो, चाहे वो नालंदा में कम्युनल राइट हुआ हो, या कास्ट राइट मुजफ्फरपुर में हुआ हो, इसके बगीसराय में कास्ट राइट हुआ हो, या बेतिया में कम्युनल राइट हुआ हो, सीतामढ़ी में कम्युनल राइट हुआ हो, सभी जगह मुझे उतार दिया जाता था। जी। तो ये मुझ में भी एक बात आई है कि मुझे ही क्यों, मुझे अच्छा भी लगता था जा कर के, लोग तकलीफ में हैं, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो रहा है, अपर कास्ट बैकवर्ड में झगड़ा हो रहा है, और मुझे उतार दिया जाता था। तो मुझे काम करने में अच्छा लगता था, लेकिन फिर भी प्रश्न उठता था कि मुझे अपने काम से हटा करके यहाँ क्यों सरकार भेजी। तो मैं यही पाया अपने से, किसी ने बताया तो नहीं, मैंने कहा कि मैं न्यूट्रल आदमी पाया जाता था। अब मैंने कम्युनल राइट हुआ तो न हिंदू न मुसलमान, मैं ट्राइबल आदमी हूँ। उसी तरह से कास्ट राइट हुआ तो बैकवर्ड फॉरवर्ड वहाँ ज़्यादा होता था बिहार में उन दिनों में, तो न मैं बैकवर्ड न फॉरवर्ड, तो एक न्यूट्रल व्यक्ति पाया जाता था। इसलिए सरकार उतारती थी, और लोग भी बड़े प्यार से हमको वहाँ लेते थे। सब हम पर विश्वास करते थे। जब मैं उतरता था विश्वास करते थे और कोऑपरेट करते थे। कम्युनल में उतरे थे, हिंदू मुसलमान दोनों कोऑपरेट करते थे, और कास्ट राइट में उतरा तो बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों कोऑपरेट करते थे। तो लोगों को कोऑपरेशन मिलता था आसानी से, और फिर शांति बहाल करने में, शांति व्यवस्था बनाए रखने में, आपसे संवाद स्थापित करने में हर आदमी अपने आप को सहज महसूस करता था, और आप भी न्यूट्रल माने जाते थे। हाँ। लेकिन राजनीति में आज की जो राजनीति कही जा रही है, इसमें इसको बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है कि भाई सभी पार्टी के लोग अगर आपसे मिल रहे हैं, आप उनका काम कर रहे हैं, क्यों कुछ परेशानी नहीं होती राजनीति में? नहीं, देखिए, ये लोग, कुछ लोग संकीर्णता के ये शिकार हो रहे हैं। पुलिस सर्विस में होने के नाते मैं पॉलिटिशियन से जी। नज़दीक शुरू से रहा। जी। देखिए, एक चीज़ बताऊं, मैं सर्विस में जो करते हैं लोग, पॉलिटिशियन और पुलिस सर्विस ये बड़ा संबंध बहुत गहरा होता है। एक दूसरे को हम लोग जानते हैं। जहाँ कहीं एसपी के रूप में हैं, डीआईजी के रूप में, आईजी के रूप में, एक दूसरे से काम रहता है। पॉलिटिशियंस भी हमारे पास आते हैं, पुलिस अफसर जाएं कि नहीं जाएं, लेकिन पॉलिटिशियंस बराबर आते हैं, अपनी बात रख करके, जनता की बात रख करके रखने के लिए आते हैं। तो कभी भी संदेह की दृष्टि से कोई देखता नहीं था उस ज़माने में। और ये नहीं है कि पुलिस अफसर ये आजकल जो है ये पार्टी से संबंधित हो गया, इससे प्रभावित हो गया, वो ज़माने कभी नहीं है ना। अधिकतर हमको मौका मिलता था मुख्यमंत्री लोगों से रहने का वहाँ, चाहे जगन्नाथ मिश्रा जी हों, चंद्रशेखर जी हों, बिंदु सिंह दुबे जी हों, लालू जी हों, सबके साथ मैंने काम किया, और सबका स्नेह रहा। जहाँ कहीं प्रॉब्लम हुआ भेजते थे वो लोग, बड़े स्नेह के साथ, बड़े विश्वास के साथ भेजते थे समस्या को सुलझाने के लिए। तो कोई उसको बुरा नहीं मानता था। अब तो है कि अगर भाजपा वाले आपसे आके बात कर लिए तो लोग 10 सवाल उठाएंगे। आप सही कह रहे हैं अभी, लेकिन मैं उसका शायद परवाह नहीं करता हूँ, अभी तक तो परवाह नहीं कर रहा हूँ। तो मैं व्यक्ति हूँ, अगर कोई मुझे जान पहचान है, बहुत जान पहचान है, नौकरी में रहा हूँ, राजनीति में हूँ, जान पहचान बहुत ज़्यादा हमको है, तो लोग आवें और बैठें, चाय मेरे मन को पिलाऊं, या मैं चला जाऊं शादी ब्याह और ओकेजन में, बीमार हो गए कोई, तो यहाँ बीमार पड़ गए हॉस्पिटल में, सुन लेता हूँ तो जाता हूँ। तो ये जाऊँगा, उसको अलग ढंग से देखने का, जो दूसरे ढंग से जो देखते हैं, संकीर्णता है, नैरोनेस है लोगों के बीच में, कुछ अभी के पॉलिटिशियंस में देखता हूँ। और ये बड़े पॉलिटिशियंस से मेरे छोटे पॉलिटिशियंस जो हैं उनमें ज़्यादा ही प्रवृत्ति है। तो ये इसकी परवाह
नहीं करना चाहिए लोगों को, मैं भी नहीं करता हूँ। जी, यानी मुलाकातें मुलाकात होती रहती है। होती रहनी। सर एक हम ये आईपीएस के तौर पे अंत के रूप में जो सवाल होते हैं उससे ये अंतिम सवाल है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जब बात करते हैं कि आपके ज़माने के, आप 72 बैच के आईपीएस, जी, आपके समय की जो पुलिसिंग थी और अभी की पुलिसिंग और उसको करने वाले लोगों में क्या बेसिक अंतर देख रहे हैं आप? देखिए, किसी को शिकायत तो नहीं करूँगा, लेकिन उस समय लोग भी अलग ढंग के थे, मानसिकता उनकी अलग ढंग की थी, और पुलिस अफसर प्रोफेशनल काम करने में लगे रहते थे। चोरी हुई, डकैती हुई, अपराध, हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ, तो वो एविडेंस जुटाने में लगे रहते, जो सही एविडेंस हो, सही साक्ष्य हो, उसको जुटाने में रहते हैं, बिना किसी लाग लपेट का। ये नहीं देखते थे कि इसमें इसको बचाना है, इसको फंसाना है, ये प्रवृत्ति नहीं होती थी समय के पुलिस अफसर में। और इंटरफेरेंस भी नहीं होता था, हस्तक्षेप भी नहीं होता था। जो सुनते रहते थे कि पॉलिटिशियंस का हस्तक्षेप होता है पुलिस के वर्किंग में, उस ज़माने में बहुत कम था, बहुत कम। और जो होता भी तो छोटा मोटा, उसकी परवाह नहीं करते थे हम लोग। साफ साफ कह देते थे कि नहीं, ये संभव नहीं है, देखिए इसमें एविडेंस आया है, इसको जाना ही होगा, चार्जशीट देना ही होगा, और ये एविडेंस नहीं है इसलिए छोड़ना ही होगा इनको, ये हम नहीं कर सकते। चार्जशीट एविडेंस नहीं है, फिर भी आपके कहने पर हम चार्जशीट कर दें, तंग करें इस व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को, ये नहीं हो सकता है। तो स्पष्टवादी हुआ करते थे उस समय के पुलिस अफसर, दबाव कम होता था, और एक पुलिस अफसर रहते थे एक व्यक्तित्व डेवलप कर जाता था, और उसी तरह का, और एक्सेप्ट भी लोग कर लेते थे कि नहीं, इसी तरह का आदमी है, इसी तरह से बर्ताव करना चाहिए। दूसरे लोग भी जान जाते थे लोग कि ये साफ सुथरा आदमी है, इसको गलत काम नहीं करा सकते हैं, है ना। तो ये इसमें उस समय का था। अभी देखता हूँ, खराब लगता है कि वो जो है संस्कृति, है ना, वो अभी एक सर्विस जो कर रहे हैं वो शायद नहीं है। बहुत से लोग अपने को बचा के रखे हैं, साफ़ सुथरा हैं, लेकिन और साफ़ सुथरा, और सभी को साफ़ सुथरा रहने की ज़रूरत है। पुलिस सर्विस में दाग नहीं लगना चाहिए। जी, जब सही बात है, मतलब क्योंकि एक बहुत जिम्मेवारी है। अब नई जिम्मेवारी है आपको, आपकी जो वित्त मंत्री के रूप में आप हैं, वित्त वाणिज्य कर योजना बनाने का काम आप करते हैं, और खाद्य आपूर्ति बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये। अभी झारखंड की वित्तीय स्थिति कई बार अखबारों में हम लोग देखते हैं, मीडिया में खबरें आती रहती हैं, क्या कैसी स्थिति, वित्तीय स्थिति कैसी है, और आगे जो डेवलपमेंट का जो प्लान है वो सपोर्ट करने लायक वित्तीय स्थिति है? पहले तो मैं ये बता दूं, मैं उनमें से हूँ जो विश्वास करता है जहाँ खड़ा किया गया है उससे आगे बढ़ूँ, पीछे मुड़ के नहीं देखूँ, खोट नहीं दूँ, किसी के त्रुटि नहीं खोजूँ किसी पर कि पीछे देख के खोजूँगा, देखिए कि पिछली सरकार में ये हुआ, वो बातें नहीं करूँ मैं। जी। साथ में लोग समझते हैं जो बेहतर पॉलिटिशियन जो दूसरे को करता है वैसा नहीं बना हूँ, लेकिन जो संस्कृति जो मिली मुझे पुलिस सर्विस की या सर्विस करने की, जो उससे मैं आगे बढ़ने पर विश्वास करता हूँ। लेकिन इतना कहूँगा, जब सरकार बनी थी उस समय राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं थी। शब्द का प्रयोग करते थे हम लोग, खजाना खाली है। जी। तो सचमुच में खजाना था, कम था, पैसा नहीं के बराबर था। वो एक चैलेंज था सरकार के, नई सरकार के लिए। हेमंत जी मुख्यमंत्री बने, मैं वित्त मंत्री रहा, तो एक चैलेंज था, और उसमें कोरोना भी आ गया, चैलेंज बढ़ गया। लेकिन दूसरे राज्यों में देखिएगा तो सैलरी देने के भी पैसे लोगों के पास नहीं रहते थे। कई राज्य, मैंने गिनाने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं, लोग भी जानते हैं। कई राज्य ऐसे थे जो अपने कर्मचारियों का वेतन काटने में लगे हुए थे। जी। तो देख करके हमने कहा कि नहीं, पैसे का जुगाड़ हम लोग कर लेंगे। पैसे का जुगाड़ किया, और हम लोग सैलरी कम से कम देते थे, सैलरी देते थे। इसके बाद फिर और पैसे का जुगाड़ हुआ कोरोना में लोगों को खिलाने का। एक जो राशन कार्ड होता है उसके तहत जो लोगों को मिलता था, राशन मिलता था, वो अब स्टेट को भी देना है। जी। स्टेट भी, हम तो चूँकि राशन कार्ड 85-86% लोगों को देहात में है, तो 14% जो गरीब बचे हैं उसको तो नहीं कर सकते कि पैसे नहीं देंगे हम। नहीं देंगे। तो उतना के लिए भी हम लोग ने किया। उस समय काफ़ी अनाज बांटे जगह जगह,
राज्य सरकार के पैसे से लेकर के बांटे और लोगों को किसी तरह से कोई भूखा नहीं रहे। हम लोग को एक नारा था, कोई भूखा नहीं रहे, है ना। मरने की बात नहीं करते थे हम लोग, भूखा ना रहे इसकी बात करते थे। और कोशिश मेरे ख्याल से लोग इसको सराहा और कोई भूखा नहीं रहा। तो वित्तीय स्थिति इसके बाद जैसे जैसे कोरोना ख़त्म होता गया और हमारे जो सोर्सेस थे ऑफ रेवेन्यू थे, उसको बेहतर करने में लगे, वित्तीय अनुशासन लाए पहले हम लोग। तो हम धन्यवाद देंगे सरकार का, सभी मंत्रियों का, मुख्यमंत्री सहित, कि फिजूल खर्ची में कोई नहीं लगे। जो सुनते थे पीछे की सरकारों में फिजूल खर्ची हो रही, लेकिन अभी तक मैं कह सकता हूँ कि इस सरकार में फिजूल खर्ची नहीं हुई। वित्तीय अनुशासन बढ़ती गई है, अभी तक बढ़ती जा रही है। तो इससे जो पैसे आते हैं सही ढंग से उसको खर्च करते हैं वित्तीय अनुशासन के तहत। और नए नए सोर्सेस भी सोर्स भी नया खोजे हम लोग। अब एक उदाहरण दे दूंगा, जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स लगता है जी। प्रोफेशनल टैक्स में उस समय जिसमें आया था तो 35 करोड़ के लगभग जमा होता था, सालाना होता था। तो हमने कहा, देखा, स्टडी कराया, देखा कि बहुत से लोग हैं जिनको प्रोफेशनल टैक्स देना चाहिए, नहीं दे पा रहे हैं। इनकम टैक्स जो देगा वो प्रोफेशनल टैक्स भी देगा, लेकिन दे नहीं रहे हैं। तो हमने अपना जाल को बढ़ाया और शुरू किया कि सभी को देना है, हम सबको लेंगे। हम सरकार को ज़रूरत है पैसे की, लोगों के कल्याण में खर्च करना है। तो आप देखिए करीबन 100 करोड़ तक पहुंच रहा है। 100 तक, हाँ, ये हो गया उदाहरण। फिर उससे देखा बिजली में कहेंगे हम, बिजली में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो लगती है वो 2% के लगभग था, जो कि दूसरे राज्यों में 8%, 10% इस तरह का था। हम बोले कि भाई झारखंड गरीब राज्य है, यहाँ बिजली देते हैं हम, इंडस्ट्री यहाँ काफ़ी है इस इलाके में, बिहार के तुलना में इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो हम इंडस्ट्री को दे रहे हैं और 2% क्यों ले रहे हैं, है ना। जब बिहार में वही करेगा तो 8% देना पड़ता है उसको। तो हमने बढ़ाया, 6% किया उसको। उससे लगभग 700 करोड़ का हमको इनकम बढ़ गया। तो इस तरह से हम कोशिश करते चले गए अपना इनकम बढ़ाने का, लोगों को बिना कठिनाई में डाले हुए वो कमा रहे हैं, उसमें से दे रहे हैं हमको, चाहे प्रोफेशनल टैक्स के रूप में दे रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के रूप में दे रहे हैं। तो इस तरह से, और फिर हम लोग माइंस वगैरह में भी सुधार हुआ और जो सोर्सेस हैं रेवेन्यू को, उसमें सुधार किया गया और इनकम हमारा, रेवेन्यू हमारा बढ़ा। तो आपका सर रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, जीएसटी का भी हिस्सा आपको ज़्यादा मिल रहा है पिछले सालों के मुकाबले, केंद्र से भी बढ़िया सहयोग मिल रहा है। लेकिन जो आपका यहाँ डिलीवरी सिस्टम है आपकी सरकार का, उसको लेके बहुत पॉजिटिव चीज़ें जो है मीडिया में नहीं देखने को मिलती है। तो क्या सलाह होगा आपको? नहीं, इसमें इसीलिए तो हम लाए हैं आउटकम बजट का कंसेप्ट। हम खर्च करते हैं, लेकिन जिस मकसद में और जितनी तरह से खर्चा करते हैं, क्या वहाँ पहुँचा? अब पहुँचा तो उसको उपलब्धि क्या हुआ, आउटपुट क्या हुआ। आउटपुट अगर होगा तो आउटकम भी हो जाएगा। फर्ज कीजिए एक रोड बना रहे हैं, 2 किलोमीटर रोड है, गांव को जोड़ रहे हैं, तो 2 किलोमीटर रोड अगर बन जाएगी तो आउटपुट हुआ रोड के बाद। और फिर उसका आउटकम क्या होगा? आउटकम होगा कि लोग आना जाना शुरू करेंगे, साग सब्जी उत्पादित करेंगे, उसको लाएंगे बाज़ार में, बाज़ार के लोग वहाँ जाएंगे खरीदने के लिए। स्कूल नहीं जाते थे बच्चे, नदी पड़ती थी छोटी, बरसात के दिन में बैठा रहना पड़ता, पुल बन गई है, उससे लोग आ जा रहे हैं। ये सब चीज़ों को हम आउटकम बजट के तहत नापते हैं। तो समय लगेगा, अभी तो दूसरा साल चल रहा है आउटकम बजट का, समय लगेगा, लेकिन इसके मार्फत से हम लोग जो खर्च देखते हैं नहीं हो पाता है, या खर्च होने पर भी जो सही आउटपुट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो उसको रोकने में ये फिर वित्तीय अनुशासन का ही मामला बनता है। कई स्टेट में देखते हैं कि कोई भी अगर योजना तैयार किया गया तो सरकारें बदलते रहती हैं, लेकिन उस पर काम जारी रहता है। अपने यहाँ ये संकट की स्थिति है कि आप जो चीज़ लाएं, हो सकता है कि अगली बार जो सरकार आए या जो वित्त मंत्री बने या जो मुख्यमंत्री बने, फिर उसको चेंज कर देते, फिर एक नई बात लेके आते हैं। तो क्या ये कितना मतलब ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है चेंज करना जी। मैं ये बताना चाहूँगा लोगों को भी और पॉलिटिशियंस को भी, सरकार निरंतरता में चलती है। कोई भी सरकार जी, कोई भी पार्टी की सरकार हो,
लेकिन सरकार जब सरकार बन जाते हैं, पार्टी अलग अलग हो सकती है, सरकार जो बना लेते हैं तो निरंतरता में चलना, कंटिन्यूटी में चलना है। हमने फिर उदाहरण दूंगा, हमने एक रोड बनाया 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर। मेरे समय में, मेरी सरकार के समय 2.5 किलोमीटर बना। दूसरी सरकार आ करके ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं करना चाहिए कि 2.5 किलोमीटर जो रोड बनी हुई उसको नहीं बनाएंगे, हम दूसरी जगह ले जाएंगे। ये प्रवृत्ति दूसरी जगह ले जाने की या उसको बदल देने की अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। इससे राज का भला नहीं होगा, लोगों का भला नहीं होगा। मैं ये बताना चाहूँगा, मैं लोगों को भी बताना चाहूँगा, इस तरह का अगर कोई करे तो उसको आप वाचफुल रहिए, देखिए और मत करने दीजिए इस तरह का। सरकार को निरंतरता में चलने की एक योजना बनी, और हम भारत सरकार में देखते हैं बहुत अच्छी चीज़ है। जो भले आज के दिन में या कल जो होता था, केंद्र सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है विरोध करती थी, जीएसटी का विरोध करती थी, लेकिन जीएसटी बनी और आज बढ़िया चल रही है जी। इस तरह से बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे कि मनरेगा, काफ़ी विरोध हुआ था, विपक्ष में थी बीजेपी उस समय में, है ना। मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूँ, लेकिन उदाहरण के रूप में लेकिन आज मनरेगा सबका लिए काम, आज तारीफ करते हैं सभी मनरेगा को। सही बात। वर्तमान सरकार भी तारीफ करती है कि नहीं, एक यही है जो कोरोना में लोगों को बचाई, रोजगार दे पाए लोग जगह जगह गांव देहात में। तो अगर निरंतरता में सरकार चलावें, हम इस भाव से चलावें कि योजना अच्छी है, योजना। हाँ। क्या हमारे नया स्टेट है या हमारे पॉलिटिशियन में मैच्योरिटी नहीं है, इस वजह से ये हो रहा है, या ये सोच की बात है। स्टेट तो कहीं न कहीं हर स्टेट नहीं बनी थी, हरियाणा नई स्टेट बनी थी, छत्तीसगढ़ नहीं बनी हुई है, झारखंड नहीं हुई, उत्तराखंड भी नहीं बनी हुई है, लेकिन बढ़िया चल रहे हैं सब। ये सोच की बात है। जो शासन में कुर्सी में बैठते हैं राजनीतिक पार्टी के लोग, सरकार बनाते हैं, उनको सोचना है कि सरकार को, खाली अपनी सरकार को नहीं देखना है। मैं फिर सलाह दूंगा, आप 5 साल को मत देखिए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और उसका देखिए कि जो कर रहे हैं उसका असर राज पर कितना पड़ेगा, इस सरकार पर कि एक काम करेंगे तो अगले चुनाव जीत जाएंगे, उस पर मत रहिए खाली। वो जरूर कीजिए, आप पॉलिटिशियन हैं, अगले इलेक्शन की तैयारी आपको करना है राजनीति में रहने के कारण, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन साथ साथ हमको ये भी देखना है कि राज का क्या होगा। 15 साल में राज कहाँ जाएगा। आप जो अगर अनाप शनाप खर्चा करें, प्लानिंग आपको भविष्य की, हाँ भविष्य की प्लानिंग बराबर करना चाहिए। और ये भी प्लानिंग जो होती है वो पैसे हो तब प्लानिंग नहीं हो। मैं बिहार में हूँ, बिहार का अनुभव हमको है। वहाँ जो प्लानिंग डिपार्टमेंट था वो योजना पहले बना लेता था, योजना बना लिया पहले से, डीपीआर वगैरह बन गया, टेक्निकल अप्रूवल मिल गया, राशि मिली तो प्रशासनिक अप्रूवल मिल जाती थी और काम शुरू हो जाता था जल्दी से। लेकिन यहाँ से पता नहीं क्यों झारखंड में कल्चर डेवलप नहीं हो सका। जब बजट बनता है, राशि मिलती है, तो चलते हैं डीपीआर बनाने, लोग टेक्निकल सर्विस के लिए दौड़ते हैं, और होते होते नवंबर महीना हो जाता है तब ये एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, हाँ स्वीकृति मिलती है, तो देरी हो जाती है, 4-5 महीने मिलता है। लेकिन अगर पहले से डीपीआर वगैरह बना के रखें हम, पैसे मिले और शुरू कर दें हम अप्रैल, कम से कम मई के महीना में, मई 1 से, 1 महीना नहीं कर पाए अप्रैल महीना कोई बात नहीं, लेकिन मई से ही अगर काम शुरू करें तो काम भागेगा, आगे चलेगा। तो इस पर ये आउटकम बजट में ब्यूरोक्रेसी का भी बहुत बड़ा रोल है। नेता मंत्री विधायक तो हैं ही, ब्यूरोक्रेसी, तो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या आपका सोचना है? देखिए, ब्यूरोक्रेसी ही सरकार चलाती है, ये तो मान के चलना पड़ेगा जी। और ब्यूरोक्रेसी कभी ख़राब नहीं होती है। एक कहावत है पुरानी कि ब्यूरोक्रेसी अरबी घोड़ा होता है, निर्भर करता है उसका चाल घुड़सवार पर, कौन चला रहा, कैसे चला रहा। अरबी घोड़ा अगर खराब सवार रहा तो झटका मार के गिरा देती है, घोड़ा गिरा देता है। बढ़िया अगर सवार रहा तो सर पर दौड़ता है घोड़ा। तो इसको इस भाव से लेना चाहिए। अगर पॉलिटिकल मास्टर्स बढ़िया रहे तो यही ब्यूरोक्रेसी बढ़िया काम करेगी, सभी जगह काम की। एक ज़माना था आज़ादी के बाद, अच्छे नेता थे, श्री बाबू मुख्यमंत्री थे और नेता बढ़िया बढ़िया थे, मंत्री बढ़िया होते थे। ब्यूरोक्रेसी, बिहार की ब्यूरोक्रेसी देश के सबसे अव्वल ब्यूरोक्रेसी मानी गई थी, एक समय था।
आज़ादी के शुरू में। तो ब्यूरोक्रेसी का तो वही है, आज भी हैं बढ़िया बढ़िया लड़के आते हैं, आईएएस में आते हैं, आईपीएस में आते हैं, राज्य में बढ़िया बढ़िया जो छात्र होते हैं वो डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, वो अच्छे लोग ही आते हैं। अब उनको कैसे चलाया जाए, है ना, उनके मास्टर कैसे हैंडल करें, उस पर निर्भर करता है ब्यूरोक्रेसी खराब नहीं मानता। सही कहा, क्योंकि हम लोग अभी जब देखते या पढ़ते हैं, श्री बाबू ने जितना काम कराया, श्री बाबू ने एक स्कूल दिया राज्य में जो अभी हमारे झारखंड में नेता रहा। कहा जाता है कि जगदीश चंद्र माथुर जो उस समय के एजुकेशन सेक्रेटरी थे, वो खुद स्थल निरीक्षण करते थे, स्कूल की बिल्डिंग बन रही है कि वो 10 दिन 5 दिन वहाँ रह के खुद देखते थे। तो उस तरह का आउटकम आपको, क्योंकि मुख्यमंत्री निर्देशित करते होंगे तभी जाते हैं। हाँ, नहीं, मैं तो काफ़ी अनुभव रखता हूँ। पहले के मुख्यमंत्री भी चलते थे स्थल निरीक्षण के लिए। मैं चंद्रशेखर जी को याद करता हूँ, हजारीबाग में एसपी हुआ करता था जी। कहीं काम हो रहा हो, डैम बन रहा हो जी, तो एसपी और डीसी हमको दोनों को कहते थे कि बढ़िया आप ही दोनों आगे आगे मेरी गाड़ी में बढ़ जाइए, चलिए फलाना डैम को देखेंगे। हम डैम चले गए, इंजीनियर लोग वहाँ खड़े हैं, बोले कि कितना कब इसको पूरा होना था, अब पूरा हुआ कि नहीं, समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जाँच करते थे। और एक भय रहता था अफसर्स पर कि नहीं मुख्यमंत्री आ जाएंगे, बिगड़ेंगे, नाराज होंगे, इसे समय पर काम करना असर पड़ता है। बिंदु दुबे जी को देखते थे, मैं सीनियर एसपी यहाँ था, बिंदु दुबे आते थे, घंटा 2 घंटा 4 घंटे यहाँ रहे रांची में, लोगों से मिले, इसके बाद कहते थे रामेश्वर बाबू, नाम से ही पुकारते थे वो, आप ये चले तो बुंडू में वो कंबल बनता है, जरा देखेंगे उसको, वो इस तरह के इन्वॉल्वमेंट में। सर, तो क्या अभी की जो राजनीति है, मतलब हमारा कार्यक्रम खत्म करने का समय हो गया, जो 2 छोटे सवाल, एक है कि आप जो अभी की राजनीति है उसको एंजॉय कर रहे हैं या नहीं? अगर सच कहें जी तो बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादा एंजॉय नहीं, ज़्यादा काम करने का होना चाहिए इस छोटे राज्य में, खास करके जब पैसे का कमी नहीं हो, पैसे कमी हो तो अलग हो, चलो कमी नहीं हो तो काम तेजी से होनी चाहिए, लोगों को राहत तेजी से देना चाहिए। असल अगर कई लोग ये सोचते हैं कि अगर उनका सवाल है कि अगर रामेश्वर उरांव आईपीएस नहीं होते तो क्या होते, क्योंकि आपके कई शौक हैं कि आप मतलब बहुत पढ़ते हैं, आपका बहुत धार्मिक मामले, आध्यात्मिक आदमी भी हैं, तो आप अगर आईपीएस नहीं होते तो क्या होते? 2 चीज़ में होता जी, वकील बन सकता था जी, हाँ, हमको सब साथी लोग बोलते हैं कि तुम तार्किक बहुत हो जी, बहुत लॉजिकल बात करते हो, तो मैं बीएल की पढ़ाई करके, एलएलबी की पढ़ाई करके वकील बन सकता था जी। और पढ़ने में ठीक ठाक था तो लेक्चरर की नियुक्ति हो जाती मेरी, है ना, लेक्चरर की नियुक्ति हो भी रही थी, लेकिन उसी समय मेरा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस हो गया, इसलिए उसको योगदान नहीं दे सका उस कॉलेज में। तो इस तरह का 2 चीज़ हमारा पर, हम चाहे तो पढ़ाते, चाहे तो पढ़ाने का जो आपका लॉ प्रैक्टिस करते हैं, लॉ प्रैक्टिस करने में भी तो पढ़ना पड़ता है। हाँ, वो हमारा शौक रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और आपकी इतनी बहुआयामी प्रतिभा और जो व्यक्तित्व के बारे में लोगों को जानने का मौका मिला। अगले सप्ताह फिर हम किसी दूसरे शख्सियत के बारे में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।